नमस्कार दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और दोस्तों आज हम जानेंगे कि डीसी मशीन्स की संरचना किस प्रकार से होती है तथा इस टॉपिक से हमारी एग्जाम्स के अंदर से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों डीसी मशीन्स यानी कि हमको नाम से पता चल रहा है ऐसी मशीन्स जो कि डीसी सप्लाई पर काम करेगी वो मशीन डीसी मशीन्स कहलाती है। अब डीसी सप्लाई, डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। तो वो मशीन जो दिष्ट धारा पर काम करती है उन मशीनों को हम क्या कहते हैं? डीसी मशीन्स कहते हैं। तो इसको आपको नाम से पता चल रहा है कि डीसी मशीन यानी कि इस मशीन के अंदर हम कौन से सप्लाई पर काम करेंगे। तो इस मशीन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई पर काम करेंगे, अर्थात इन मशीन से या तो हम डीसी सप्लाई प्राप्त करेंगे या फिर इन मशीन को हम डीसी सप्लाई क्या करेंगे? देने का काम करेंगे। तो वो सब मशीन जो डीसी सप्लाई पर काम करेगी उन मशीनों को ही हम डीसी मशीन कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसको डीसी मशीन क्यों कहा गया है। तो पहली बात है डीसी मशीन। अब डीसी मशीन मतलब कौन से सप्लाई पर काम करने वाली? तो डीसी सप्लाई पर। कौन सी सप्लाई पर? डीसी सप्लाई पर जो काम करने वाली मशीन है वो मशीन आपकी डीसी मशीन कहलाती है। डीसी का मतलब, डीसी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? तो डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। क्या होती है? डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसी मशीन जो कि डीसी सप्लाई यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा इस पर काम करती है उन मशीनों को हम डीसी मशीन्स कहते हैं। तो दिष्ट धारा पर काम करने वाली मशीनों को क्या लिखेंगे अपन? दिष्ट धारा पर, दिष्ट धारा पर कार्य करने वाली, कार्य करने वाली मशीन, दिष्ट धारा पर कार्य करने वाली जो मशीन होती है वो मशीन क्या कहलाती है? आपकी डीसी मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीसी मशीन। तो ये वाली चीज क्लियर हुई कि डीसी मशीन ही इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मशीन डीसी सप्लाई पर काम करती है। फिर बात करते हैं कि ये जो डीसी मशीन है ये कितने प्रकार की होती है। तो आपकी जो डीसी मशीन होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या? डीसी मशीन कितने प्रकार की? तो डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। एक बोलते हैं इसको डीसी जनरेटर, एक तो बोलेंगे डीसी जनित्र बोल सकते हो, जनरेटर बोल सकते हो, और दूसरा हम इसे लिखेंगे डीसी मोटर। क्या बोलेंगे? डीसी मोटर। तो डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, एक होता है डीसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। अब हम इस टॉपिक के अंदर डीसी जनरेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और डीसी मोटर, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर इन दोनों की संरचना में कोई अंतर नहीं होता, दोनों की संरचना बिल्कुल क्या होती है? समान होती है। जिस प्रकार डीसी जनरेटर की संरचना होती है वैसी की वैसी ही संरचना डीसी मोटर की होती है। फर्क क्या है? फर्क इनकी इनपुट और आउटपुट सप्लाई में है, यानी कि डीसी जनरेटर को इनपुट में कुछ अलग दिया जाता है जबकि डीसी मोटर को इनपुट के रूप में कुछ अलग सप्लाई या अलग ऊर्जा उसके अंदर क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो बात करते हैं कि डीसी जनरेटर को, तो डीसी जनरेटर को अपन इनपुट में, डीसी जनरेटर को इनपुट में क्या दी जाती है? तो डीसी जनरेटर को इनपुट में हम देते हैं यांत्रिक ऊर्जा। डीसी जनरेटर को इनपुट में हम क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो जब डीसी जनरेटर को इनपुट में हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये डीसी जनरेटर आउटपुट में क्या करेगा? तो डीसी जनरेटर है जो आउटपुट, आउटपुट में हमको प्रदान करता है डीसी वैद्युत ऊर्जा। आउटपुट में हमको क्या देता है? तो डीसी वैद्युत ऊर्जा देने का काम करता है। अर्थात हम सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि आपका जो डीसी जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में, कौन से में? डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डीसी जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन्स होगी वो मशीन क्या कहलाएगी? डीसी जनरेटर कहलाएगी।
ऐसे ही हम बात करें डीसी मोटर की, किसकी बात करें, डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर को हम इनपुट के रूप में, किसके रूप में, इनपुट के रूप में, तो डीसी मोटर को इनपुट में हम देते हैं डीसी सप्लाई या डीसी वैद्युत ऊर्जा। इनपुट में क्या देते हैं इसको, डीसी वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं, यानी कि इनपुट में इसको अपन डीसी सप्लाई देते हैं, विद्युत ऊर्जा इसको क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो ये हमको आउटपुट में क्या देगी, तो ये हमको जो आउटपुट इससे मिलेगा वो कौन सी ऊर्जा मिलेगी, तो यहां पर आउटपुट में हमको मिलेगी यांत्रिक ऊर्जा। आउटपुट में कौन सी ऊर्जा मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि हम सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये जो डीसी मोटर है वो डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो हम परिभाषा में बोले तो किस प्रकार से बोलेंगे, तो ऐसी मशीन जो कि डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है वो मशीन कहलाती है डीसी मोटर। और ऐसी मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलती हो वो कहलाता है आपका डीसी जनरेटर। तो आपकी डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, एक होता है डीसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा इसको इनपुट में देते हैं, आउटपुट में हमको डीसी वैद्युतिक ऊर्जा देता है, अर्थात ये यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है डीसी मोटर। डीसी मोटर को इनपुट में हम डीसी वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं, जबकि इससे हमें आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी मोटर है वो डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो चीजें क्लियर हुई, डीसी मशीन्स क्या होती है और डीसी मशीन्स कितने प्रकार की होती है, ये वाली चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। तो ऐसी मशीन जो डीसी सप्लाई पर काम कर रही है वो मशीन कहलाती है डीसी मशीन। डीसी मशीन दो प्रकार की, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। अब इस डीसी मशीन के अंदर अपन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, किस प्रकार से ये काम होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे डीसी मोटर। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों की संरचना बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। तो हम दोनों में से किसी एक की संरचना देखेंगे, हम देखेंगे या तो डीसी जनरेटर की संरचना देख ले चाहे डीसी मोटर की संरचना देख ले, इन दोनों के अंदर जो जो पार्ट्स डीसी जनरेटर के अंदर होंगे वही पार्ट्स किसके अंदर होंगे, डीसी मोटर के अंदर होंगे, इनके अंदर कोई फर्क नहीं होता। तो सबसे पहले हम डीसी मशीन की संरचना के बारे में ही बात करेंगे कि डीसी मशीन है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं तथा इसके अंदर कौन से भाग का क्या कार्य होता है वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आप नोट करोगे कि डीसी मशीन, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। हम जानते हैं विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। तो जो दिष्ट धारा पर काम करेगी वो मशीन डीसी मशीन। ऐसे ही एसी सप्लाई पर काम करने वाली जो मशीनें होगी वो एसी मशीन हो जाएगी, जिसमें अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे। वो सब किसके अंदर आ जाता है, आपका एसी मशीन के अंदर आ जाता है। तो ये चीजें नोट करने के बाद अगला हमारा टॉपिक है डीसी मशीन की संरचना। मिटा दो इसको। देखिए आपको हर छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चन आपके सिंपल भी आते हैं तो टफ भी आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, आपसे पूछ सकता है कौन सी मशीन कौन सी ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, इसलिए आपको हर क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, हर लाइन को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस ऑफ डीसी मशीन। देखिए जब मैं मशीन की बात कर रहा हूं तो जब मैं मशीन वर्ड लिख रहा हूं तो उसका मतलब है कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की बात कर रहे हैं अपन। क्या अगर कहीं पर मशीन वर्ड आपको लिखा मिलता है उसका मतलब है कि ये दोनों काम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के अंदर हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, डीसी मशीन की संरचना देखेंगे, डीसी मशीन की संरचना। यानी कि हम देखेंगे कि डीसी मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का हमारी
जो मशीन्स होती है उसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट्स आता है आपका, ये वाला डायग्राम आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर। ये डीसी मशीन क्या है आपका, डीसी मशीन का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, अर्थात जो भी पूरी डीसी मशीन था उसको अपन ने बीच में से काटा, बीच में से काटने के बाद उसको अपन उसका फ्रंट साइड से उसको देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको वो डीसी मशीन दिखाई देती है। यानी कि डीसी मशीन के अंदर सारे के सारे पार्ट्स है वो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए डीसी मशीन के अंदर सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग जो गोलाकार रिंग है, सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, फ्रेम कहते हैं इसको, या फिर इसको योक कह सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बॉडी। तो डीसी मशीन का सबसे जो बाहर का भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है वो है आपका फ्रेम या फिर क्या है, योक है। तो सबसे पहला डीसी मशीन का जो भाग हो गया वो आ गया आपका योक, या फिर क्या हो गया आपका बॉडी, क्या बोल सकते हैं बॉडी, या फिर इसी को क्या बोलेंगे अपन, फ्रेम बोलेंगे। तो पहला भाग क्या हो गया आपका, योक या फिर बॉडी या फिर क्या हो गया आपका फ्रेम। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा भाग डीसी मशीन के अंदर कहां पर स्थित है, फिर हम एक एक भाग के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से भाग का क्या कार्य होता है और ये किस प्रकार से उस डीसी मशीन के अंदर अपना योगदान प्रदान करता है। तो सबसे पहला भाग आपको पता होना चाहिए योक, बॉडी या फ्रेम। यानी कि डीसी मशीन का जो सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो योक, फ्रेम या फिर क्या कहलाता है आपका, बॉडी कहलाता है। फिर देखिए ये जो योक, फ्रेम या बॉडी है, इसके ऊपर एक गोल आकार की रिंग जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये होता है आपका आई होल। क्या होता है ये आपका, तो ये होता है आपका आई होल होता है। क्या होता है ये, आई होल। ये क्या है आपका, आई होल होता है। ये क्या काम करता है, इस डीसी मशीन को उठाकर यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है तो इसके माध्यम से इस डीसी मशीन को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अब देखिए जो फ्रेम या योक है, इस फ्रेम या योक पर क्या लगे हुए हैं आपके, फील्ड पोल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं आपके, फील्ड पोल। इधर आपको दिखाई दे रहा है ये फील्ड पोल। ये फील्ड पोल किसके साथ लगे हुए हैं, इस योक या फ्रेम के साथ क्या लगे हुए हैं आपके, फील्ड पोल लगे हुए हैं। तो दूसरा वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके फील्ड पोल। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएंगे आपके, फील्ड पोल हो गया। क्या हो गया, सेकंड नंबर पे फील्ड पोल। तो डीसी मशीन का दूसरा भाग क्या हो गया आपका, फील्ड पोल हो गया। क्या हो गया, फील्ड पोल। अब देखिए इन फील्ड पोल के चारों तरफ, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस सेक्शन है जो पीले कलर का आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये नीचे वाले पोल के अंदर देखिए जो पीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपकी फील्ड वाइंडिंग है। क्या है ये, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग देखिए एक तो ऊपर की तरफ लगी हुई है यहाँ पर, और एक कहां पर लगी हुई है आपके नीचे की तरफ। तो जो पोल है उसके दोनों तरफ से क्या लगी हुई है आपके, फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। तो इन पोल के चारों तरफ क्या लिपटी होती है, तो इन पोल के चारों तरफ लिपटी होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। पोल के चारों तरफ क्या लिपटी हुई होती है, तो पोल के चारों तरफ लिपटी हुई होती है फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए ये जो नीचे वाला भाग देखिए, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये पोल के चारों तरफ है पीले कलर की, रेड कलर का आपका फील्ड पोल है। फील्ड पोल का आगे का हिस्सा देखिए कैसे दिख रहा है आपको, गोलाकार दिख रहा है, अर्धचंद्राकार आकृति में दिख रहा है। तो ये जो अर्धचंद्राकार आकृति का अंदर जो भाग है वो क्या कहलाता है आपका, पॉल शू कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉल शू। तो 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो 4 नंबर पे आ जाएंगे आपके पॉल शू आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके, पॉल शू। अब पॉल शू समझ में आ गया। तो ये जो सबसे बाहर वाला भाग होता है योक या बॉडी या फिर फ्रेम होता है। योक बॉडी के साथ कौन लगे हुए हैं आपके, फील्ड पोल। देखिए ये जो फील्ड पोल है वो किसके ऊपर कसे हुए हैं, बॉडी के ऊपर ही तो कसे हुए हैं। तो ये जो फील्ड पोल होते हैं वो किसके साथ कसे होते हैं, आपके बॉडी के साथ। फील्ड पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगी होती है आपके, फील्ड वाइंडिंग। हिंदी में लिख देता हूं इसको, फील्ड पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगी होती है, तो फील्ड पोल के ऊपर लगी होती है फील्ड वाइंडिंग। क्या लगी होती है आपके, फील्ड वाइंडिंग। और ये जो फील्ड वाइंडिंग और फील्ड पोल है, इसके आगे का जो भाग होता है, अर्धचंद्राकार वाला जो भाग होता है वो कहलाता है पॉल शू। अर्धचंद्राकार भाग क्या कहलाता है आपका, पॉल शू कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉल शू। अब बीच में चलते हैं अपन। इसमें एक गोलाकार भाग दिख रहा है जो आपको पीले पीले कलर का है, जिसके अंदर लाल लाल कलर की आपके जो गोल गोल से सर्किल बने हुए हैं, ये है आपका आर्मेचर। क्या है ये आपका, आर्मेचर है।
तो पांचवा वाला भाग क्या कहलाता है आपका, तो पांचवें नंबर पे आता है आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर। जैसे फील्ड पोल के ऊपर एक वाइंडिंग लगाई गई थी और उस वाइंडिंग को हमने फील्ड वाइंडिंग बोला था, वैसे ही इस आर्मेचर के ऊपर भी क्या लगाई जाती है, एक वाइंडिंग लगाई जाती है जिसे आर्मेचर कंडक्टर या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस आर्मेचर के ऊपर क्या लगाएंगे, तो इस आर्मेचर के ऊपर लगाएंगे हम आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर के ऊपर क्या लगाएंगे हम, तो आर्मेचर के ऊपर लगाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग। तो अगला वाला भाग क्या होता है आपका, आर्मेचर होता है। क्या होता है, आर्मेचर। और इस आर्मेचर के ऊपर क्या लगाई जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग लगाई जाती है। आर्मेचर के ऊपर क्या लगाई जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके जो सिरे निकलते हैं, टर्मिनल निकलते हैं, उन टर्मिनलों को क्या किया जाता है, कम्यूटेटर के ऊपर जोड़ा जाता है। और ये जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर की शाफ्ट के ऊपर ही लगा होता है। तो अगला वाला हिस्सा आपको पार्ट्स क्या दे रखा है, कम्यूटेटर दे रखा है। क्या दे रखा है, कम्यूटेटर। तो डीसी मशीन के अंदर 7वें नंबर पे जो भाग होता है वो होता है आपका कम्यूटेटर। क्या होता है आपका, कम्यूटेटर होता है। क्या बोलेंगे इसको, कम्यूटेटर। अब ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगी होती है, आपके कार्बन ब्रश लगी होती है। क्या लगी होती है, कार्बन ब्रश। तो इसमें 8वां नंबर का जो पार्ट्स हो जाएगा डीसी मशीन के अंदर, वो आ जाएगी क्या, आपके कार्बन ब्रश आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कार्बन ब्रश। तो 8वां नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, कार्बन ब्रश। और ये जो शाफ्ट होती है डीसी मशीन के अंदर, जो शाफ्ट होती है, वो शाफ्ट को घूमने के लिए क्या किया जाता है, दोनों तरफ एंड कवर के अंदर है जो बियरिंग लगाए जाते हैं। तो क्या आ जाएंगे आपके, अगले आ जाएंगे आपके एंड कवर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके, एंड कवर। एंड कवर के अंदर क्या लगे होते हैं, बियरिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बियरिंग लगे होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसकी बॉडी पर एक टर्मिनल बॉक्स होता है। एक क्या होता है आपका, टर्मिनल बॉक्स होता है। और एक क्या होता है आपका, आई होल होता है। क्या होता है आपका, आई होल। ये सब क्या है आपका, डीसी मशीन्स के क्या है, आपके भाग है कि डीसी मशीन्स की जो संरचना होती है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो डीसी मशीन के अंदर एक क्या होता है, योक या फिर बॉडी होता है। तो डीसी मशीन का पहला भाग तो क्या हो जाएगा, योक या फिर क्या होता है, बॉडी। योक या बॉडी पर क्या लगाए जाते हैं, फील्ड पोल लगाए जाते हैं। फील्ड पोल के ऊपर क्या लगाई जाती है, फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। फील्ड वाइंडिंग के आगे का जो फील्ड पोल है उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, पॉल शू कहलाता है। इस फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल के बीच में एक बेलनाकार रोटर लगा होता है जिसको अपन आर्मेचर कहते हैं। इस आर्मेचर के ऊपर लगाई जाती है आर्मेचर वाइंडिंग लगाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश लगी होती है। ये जो कार्बन ब्रश है इससे अपन को आउटपुट में डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। इसके अलावा दोनों तरफ इसमें दो एंड कवर लगे होते हैं। एंड कवर के अंदर बियरिंग लगे होते हैं। एक टर्मिनल बॉक्स होता है, एक होता है क्या, आई होल होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे डीसी मशीन्स के क्या हो गए, आपके पार्ट्स हो गए। चाहे आप डीसी जनरेटर की बात करो, चाहे आप डीसी मोटर की बात करो, सारे के सारे पार्ट्स आपके डीसी मशीन के मोटर के अंदर भी होते हैं और यही के यही पार्ट्स है वो आपके डीसी जनरेटर के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये है कि इन पार्ट्स को आपको सीरियलिटी से याद रखने। ऐसे कैसे, कि सबसे ऊपर वाला योक या फिर बॉडी, उसके बाद में फील्ड पोल, फिर फील्ड वाइंडिंग, फिर पॉल शू, आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, एंड कवर, बियरिंग, टर्मिनल बॉक्स। वैसे कार्बन ब्रश के बाद में अपन ब्रश होल्डर बोल सकते हो, रोकर प्लेट बोल सकते हो। ब्रश होल्डर होता है, रोकर प्लेट होता है। फिर उसके बाद में अपन एंड कवर बोल सकते हैं, बियरिंग बोल सकते हो, टर्मिनल बॉक्स बोल सकते हो, आई होल होते हैं। ये सब आपके डीसी मशीन्स के क्या है, पार्ट्स है। तो सबसे पहला काम आपको सारे के सारे पार्ट्सों के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको उनका स्थान पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इसके अंदर आपको हर पार्ट्स को अच्छे से दिखाया गया है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा होता है। तो सबसे बाहर का भाग आपको बताया योक या फिर फ्रेम होता है। इसके ऊपर है जो आपके फील्ड पोल लगे होते हैं, जो रेड कलर के, लाल कलर के आपको दिख रहे हैं वो फील्ड पोल है। फील्ड पोल के चारों तरफ जो पीले कलर के आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, आपके फील्ड वाइंडिंग है। ये चारों तरफ से लिपटी हुई है इसके, ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड पोल का आगे का जो बेलनाकार हिस्सा है वो कहलाता है पॉल शू कहलाता है। फिर फील्ड पोल और पॉल शू के नीचे लगा हुआ है आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर लगा हुआ है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के बाद में आती है शाफ्ट।
कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगे होते हैं, आपके कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कार्बन ब्रश के बाद में एंड कवर आता है, बेयरिंग आते हैं, टर्मिनल बॉक्स आता है, आई होल आता है। ये सब डीसी मशीन्स के क्या है, भाग। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स को उठाएंगे। जैसे सबसे पहले हम उठाएंगे योक या फिर बॉडी को, और इसके बारे में कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे कि इस वाले भाग से हमारी एग्जाम्स के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, इस वाले डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, योक या फिर बॉडी के बारे में। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन योक या फिर बॉडी। क्या, योक या फिर बॉडी, या फिर इसी का नाम है क्या, फ्रेम। तो क्या हो जाएगा आपका योक, हिंदी में लिखेंगे तो बॉडी, या फिर क्या हो जाएगा आपका फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि किस धातु के बने होते हैं, क्या काम करता है। तो सबसे पहले बात योक या बॉडी, तो ये चीज आपको सबसे पता चल गई कि मशीन का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो हमको बाहर से दिखाई देता है, मशीन का पूरा भाग, वही क्या कहलाता है, योक या फिर क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यह मशीन का क्या होता है, यह सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि योक या बॉडी होता है वो मशीन का सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है। अब ये जो योक है या बॉडी है वो दो प्रकार की धातु से बनाई जाती है। अगर छोटी मशीन है तो इसको बनाने के लिए अलग धातु काम में लेंगे, और यदि बड़ी मशीन है तो उसको बनाने के लिए अपन अलग धातु का प्रयोग करेंगे। तो योक या बॉडी है, अगर छोटी मशीन है, कौन सी मशीन है, आपके छोटे आकार की कम एचपी की मशीन है, तो छोटे आकार की मशीन है, यदि छोटे आकार की मशीन है तो ये योक या बॉडी होती है वो बनाई जाती है कास्ट आयरन की। योक या फिर बॉडी किसकी बनाई जाएगी, कास्ट आयरन की बनाई जाएगी। कौन से के अंदर, छोटे आकार की मशीनों के अंदर। जबकि यदि बड़ी आकार की मशीन है, क्या है, बड़ी आकार की क्या है आपकी मशीन, तो यदि बड़ी आकार की मशीन है तो ये जो योक या बॉडी होती है वो बनाई जाती है कास्ट स्टील की। किसकी बनाई जाती है, आपके कास्ट स्टील की। तो आपको सेम याद रखना है कि छोटे आकार की जो मशीन्स होती है उनका जो योक या बॉडी होती है वो किस धातु की बनाई जाती है। तो छोटे आकार की जो मशीन्स होती है उनकी बॉडी को कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जबकि बड़े आकार की जो मशीन्स होती है उनकी बॉडी को हम कास्ट स्टील से बनाते हैं। चीजें क्लियर आपकी। फिर बात आती है कि ये जो बॉडी होता है इसका कार्य क्या है, तो इसका उपयोग या फिर इसका कार्य क्या होता है। तो बॉडी का कार्य है, तो बॉडी हमारे डीसी मशीन्स के अंदर दो काम करती है। क्या, बॉडी हमारी डीसी मशीन्स के अंदर दो काम करती है। सबसे पहला जो काम है कि बॉडी, देखिए हमारे जो डीसी मशीन है उसके जो अंदर के सारे भाग है, उन अंदर के भागों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, यांत्रिक चोटों से उनकी सुरक्षा करने का काम करती है। तो बॉडी क्या है, बॉडी है वो मशीन के आंतरिक भागों की, क्या, मशीन के आंतरिक भागों की यांत्रिक चोटों से सुरक्षा, यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बॉडी का ये काम तो क्या हो गया कि बॉडी का पहला काम तो ये हो गया, मशीन के अंदर जितने भी भाग है उन सब भागों की बाहरी आघात या चोटों से क्या करती है, आपकी सुरक्षा करने का काम करती है। तो मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स है उनकी सुरक्षा करने का काम किसका है, योक या फिर किसका है, बॉडी का। दूसरा क्या काम है, देखिए इस बॉडी पर लगे हुए हैं फील्ड पोल, और इन फील्ड पोल के ऊपर लगी होती है फील्ड वाइंडिंग। क्या लगी होती है, फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग के अंदर जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र को जब एक पोल से दूसरे पोल तक जाना होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस बॉडी के माध्यम से आसानी से एक पोल से दूसरे पोल पर पहुंच जाता है। क्योंकि बॉडी हमारी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी हुई है, और कास्ट आयरन और कास्ट स्टील के अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस का मान कम होता है। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस ये होता है कि चुंबकीय परिपथों में जो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस
चुंबकीय परिपथों में वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के समान होता है। जैसे वैद्युतिक परिपथों में जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा को बहने से क्या करता है, आपका रोकता है। वैसे चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को बहने से रोकने का काम करता है रिलक्टेंस। अब हवा का रिलक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि किसी धातु होती है उसका रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो कम फ्लक्स हमेशा कौन से रास्ते से बहना पसंद करेगा, फ्लक्स हमेशा उस रास्ते से बहना पसंद करेगा जिस रास्ते के रिलक्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। अब ये बॉडी कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनी हुई है, तो बॉडी का रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है। इस कारण ये जो बॉडी है वो क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में कम रिलक्टेंस का क्या करती है, मार्ग प्रस्तुत करती है। अर्थात बॉडी के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स को क्या करती है, रास्ता प्रदान करने का काम करती है। तो बॉडी का दूसरा क्या काम हो गया, चुंबकीय फ्लक्स के या चुंबकीय फ्लक्स को निम्न रिलक्टेंस का मार्ग यानी कि रास्ता प्रस्तुत करने का कार्य करती है। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए निम्न रिलक्टेंस का रास्ता देने का काम कर रही है कौन, बॉडी। तो बॉडी के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स भी गुजरता है। बॉडी आपके मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। तो आपको जो योक या बॉडी है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आपके एग्जाम्स के अंदर इसका कार्य भी पूछा गया है। आपके एग्जाम्स के अंदर इसके हैं जो आपके किस धातु से बनी होती है उसके बारे में भी आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि छोटी आकार की मशीन किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। बड़े आकार की मशीन किसकी बनी होती है, कास्ट स्टील की। क्या काम होता है, मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है, या चुंबकीय क्षेत्र के लिए रास्ता प्रदान करने का काम करती है कौन, आपकी बॉडी। चीजें क्लियर समझ में आया। तो बॉडी अच्छी तरह से आपके ये वाला जो पार्ट्स है वो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। बॉडी क्या होती है, क्या काम होता है, किस धातु का बनी होती है, इसका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, अगला वाला जो पार्ट्स आता है वो आते हैं आपके फील्ड पोल। क्या अगले वाले पार्ट्स क्या आते हैं, आपके फील्ड पोल। अब देखिए फील्ड पोल होते हैं वो किसके ऊपर लगे होते हैं, तो फील्ड पोल है वो बॉडी के ऊपर ही लगे होते हैं। क्या फील्ड पोल होते हैं वो किसके ऊपर लगे होते हैं, बॉडी के ऊपर। अब फील्ड पोल क्यों लगाए जा रहे हैं, तो हमको इसके अंदर क्या करनी है, डीसी मशीन के अंदर एक वाइंडिंग लगानी है जिस वाइंडिंग का नाम है फील्ड वाइंडिंग। अब उस फील्ड वाइंडिंग को कहीं न कहीं पर तो रखना पड़ेगा। अब उस फील्ड वाइंडिंग को रखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो आपका बॉडी है उसके साथ क्या बना देते हैं, पोल बना देते हैं। देखिए आपको एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये तो हो गया आपका योक या फिर क्या होगी आपके बॉडी। मशीन का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, आपका योक या फिर क्या होता है, बॉडी। अब ये जो योक या बॉडी है इसमें अपन ने यहां से कुछ इस प्रकार से अपन ने क्या लगा दिए, यहां पर ये पोल बना दिया। एक पोल मैंने यहां पे बनाया, एक पोल मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, एक पोल मैंने यहां पे बना दिया और एक पोल मैंने यहां पे बना दिया। तो ये जो योक या बॉडी था इसके अंदर मैंने ये वाले जो पोल बनाए हैं, ये वाला चीज, ये क्या कहलाते हैं, आपके फील्ड पोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके फील्ड पोल। चीजें समझ में आ गई। अब इन फील्ड पोल के ऊपर क्या लगाई जाती है, तो इनके ऊपर एक वाइंडिंग लगाएंगे अपन। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक वाइंडिंग। ऐसे यहां पर भी एक वाइंडिंग लगाएंगे, ऐसे यहां पर भी क्या करेंगे, एक वाइंडिंग लगाएंगे, और यहां पर भी क्या लगाएंगे, एक वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग के सिरे होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और यहां से दो सिरे क्या निकल जाते हैं, आपके बाहर निकल जाते हैं। तो फील्ड पोल क्या होते हैं, जो बॉडी या योक या फ्रेम के साथ अपन जो पोल लगाए जाते हैं उन्हीं पोल को अपन क्या कहते हैं, फील्ड पोल होते हैं। क्योंकि ये वाला हिस्सा तो आपका हो गया योक या फिर बॉडी, और योक और बॉडी के साथ अपन ने लगा दिए क्या, फील्ड पोल। अब ये फील्ड पोल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोल्डेड पोल और एक होता है सुसहित लैमिनेटेड पोल। अब मोल्डेड पोल तो क्या होता है, ये मैंने बॉडी बनाई और बॉडी के साथ ही मैंने इस प्रकार से उसके साथ क्या बना दिए, पोल बना दिए। तो इसको तो मैं बोल दूंगा मोल्डेड पोल। यानी कि ये वाला मैंने फ्रेम बनाया और फ्रेम को जब मैं बना रहा था तब फ्रेम के साथ साथ ही मैंने क्या बना दिए, यहां पर ये पोल बना दिए।
तो ये तो हो गया आपका मोल्डेड पोल। कौन से हो गए आपके मोल्डेड पोल। तो पोल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके मोल्डेड पोल और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये था मैंने बॉडी को अलग से बनाया, बॉडी को तो मैंने क्या किया अलग से बनाया, फिर मैंने क्या किया एक तो मैंने पोल और पोल शू इन दोनों को मैंने क्या के लिए यहां से अलग से बना लिया। पोल और पोल शू बॉडी को भी अलग से बनाया है और पोल और पोल शू को भी क्या बना गया है मैंने अलग से बनाया है। अब मैं क्या करूंगा इस पोल शू को उठा के यहां पे लेके आऊंगा और इस पोल शू को मैंने यहां पर रखा, पोल शू को मैंने यहां पर रखा और उसको एक नट बोल्ट की सहायता से उस बॉडी के साथ मैंने क्या कर दिया यहां पर कस दिया। तो ये कहलाता है शू सहित लेमिनेटेड पोल। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा शू सहित लेमिनेटेड, शू सहित लेमिनेटेड पोल। तो पोल भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोल्डेड पोल और दूसरा होता है शू सहित लेमिनेटेड। अब मोल्डेड पोल के अंदर क्या करेंगे, ये जो पोल शू है ये क्या है आपका पोल शू, इस पोल शू को अपन क्या करेंगे अलग से बनाएंगे। पोल को तो बॉडी के साथ बना दिया और पोल शू को क्या करेंगे अलग से बनाएंगे, जबकि इसके अंदर पोल और पोल शू दोनों को एक साथ बनाते हैं, बॉडी को अलग बनाते हैं। फिर पोल और पोल शू को यहां से उठा के यहां पे लाते हैं और उसको बॉडी के साथ अपन नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो पोल है उसको तो बॉडी के साथ बना दिया जाता है और पोल शू को अलग से बनाया जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो पोल शू है उसको उठा के यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लगाकर फिर इसको यहाँ पे स्क्रू की सहायता से इसको पोल शू को यहाँ पर क्या कर देंगे अपन लगा देंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, मोल्डेड पोल क्या होता है और शू सहित लेमिनेटेड पोल क्या होता है। मोल्डेड पोल के अंदर तो केवल पोल को बॉडी के साथ बनाया जाता है, पोल और बॉडी को एक साथ बनाया जाता है, एक साथ मोल्डिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है और पोल शू को अलग से बनाया जाता है। फिर पोल शू को क्या करेंगे यहां से उठा के इस पोल के अगले वाले सिरे पर नट बोल्ट या स्क्रू की सहायता से क्या कर दिया जाता है कस दिया जाता है। तो ये तो कहलाएगा मोल्डेड पोल। शू सहित लेमिनेटेड पोल के अंदर क्या होता है, ये तो रहा आपका पोल और ये रहा नीचे वाला रहा पोल शू। ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है आपका पोल है, ये वाला हिस्सा तो क्या है आपका पोल और नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका पोल शू है, नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका पोल शू। इसमें क्या किया पोल और पोल शू को एक साथ बनाया और जो फ्रेम था उसको अपन ने अलग से बनाया। फिर क्या किया इस पोल और पोल शू को उठा के यहाँ पे लाए और नट बोल्ट की सहायता से इस पोल को इस योक या बॉडी के अंदर क्या कर दिया हमने कस दिया। तो फील्ड पोल डीसी मशीन के अंदर जो फील्ड पोल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोल्डेड पोल और दूसरे होते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल। अब दोनों के अंदर आपके ये जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाना चाहिए कि मोल्डेड पोल किस प्रकार से बनाए जाते हैं और शू सहित लेमिनेटेड पोल वाला जो जनरेटर होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए पोल को हमने अलग से बनाया, पोल को अलग से बनाया और इस पोल के ऊपर हमको कौन सी वाइंडिंग लगानी है, तो इस पोल के ऊपर ये जो मैंने वाइंडिंग लगाई है ये है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है ये, तो ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। तो मैंने क्या किया, मोल्डेड पोल की बात कर रहा हूं मैं पहले। मोल्डेड पोल के अंदर क्या किया, ये जो पोल था उसको हमने बॉडी यानी कि योक या फ्रेम के साथ बना लिया। अब हमने फील्ड वाइंडिंग ली, इस फील्ड वाइंडिंग को पहले इसके ऊपर लगा दिया, फील्ड वाइंडिंग को लगा दिया। फील्ड वाइंडिंग को लगाने के बाद ये पोल शू हमने अलग से बनाया था, इस पोल शू को यहां से हटाया और यहां से हटा के इसके अगले वाले सिरे पर हमने इसको स्क्रू के माध्यम से क्या कर दिया, इसको लगा दिया। अब फील्ड वाइंडिंग भी लग गई और पोल शू भी लग गया। अब पोल शू का आकार क्या होता है, पोल से क्या होता है डबल होता है, दो गुना होता है। अब क्या होगा, पोल शू लगाने से ये फील्ड वाइंडिंग है निकल कर क्या नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लगाता हूँ, अब क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लगाता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पोल शू नहीं लगाऊं तो ये फील्ड वाइंडिंग निकल कर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरा पोल शू लूंगा और पोल शू को मैंने इसके ऊपर लगाया और स्क्रू के माध्यम से यहां पर मैंने इस पोल शू को इसके सिरे पर लगा दिया। अब जिससे ये पोल शू क्या करेगा, इस फील्ड वाइंडिंग को बाहर निकलने नहीं देगा। तो मोल्डेड पोल के अंदर चीजें समझ में आई कि किस प्रकार से फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है और किस प्रकार से पोल शू को लगाया जाता है। ये जो मोल्डेड पोल होते हैं इनका उपयोग किया जाता है छोटे आकार की मशीनों में। कौन से आकार की में, तो छोटे आकार की मशीन। दो छोटे आकार की जो मशीन होती है उसके अंदर कौन से पोल का उपयोग किया जाता है, तो छोटे आकार की मशीनों के अंदर मोल्डेड पोल का उपयोग किया जाता है।
आपकी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो छोटे आकार की मशीन के अंदर कौन सा पोल काम में लेंगे? मोल्डेड पोल। कौन सा लेंगे? मोल्डेड। और जो बड़े आकार की मशीन होती है, कौन सी होती है आपके? बड़े आकार की मशीन। क्या होती है आपके? बड़े आकार की मशीन होती है। दूसरी क्या होती है आपके? बड़े आकार की मशीन। इन बड़े आकार की मशीन के अंदर क्या किया जाता है? सहित लेमिनेटेड पोल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब देखिए इस पोल को अपन कैसे लगाएंगे? तो ये हमारा योक या फिर फ्रेम है, ठीक है। तो योक या फ्रेम अलग से बना होता है और पोल शू को अलग से बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे? इस पोल के ऊपर अपन पहले वाइंडिंग लगाएंगे, फील्ड वाइंडिंग। पहले इस पोल के ऊपर क्या लगाएंगे अपन? फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग जब इस पोल के ऊपर लगा दी तो इस पोल को उठा के फिर यहाँ पे लाएंगे। तो अब मैं इस पोल को उठा के यहाँ पे लाया, लेकिन इसके ऊपर मैंने फील्ड वाइंडिंग क्या लगा रखी थी? पहले से ही लगा रखी थी। फिर मैंने क्या किया? यहाँ पर एक स्क्रू के माध्यम से इस पोल को मैंने इस योक या बॉडी के साथ क्या कर दिया? आपका कस दिया। तो ये वाला जो पोल होता है वो कहलाता है सुसहित लेमिनेटेड पोल। और सुसहित लेमिनेटेड पोल का जो उपयोग किया जाता है वो बड़े आकार की मशीनों में किया जाता है। कौन से आकार की मशीनों में? बड़े आकार की मशीनों में। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि बड़े आकार की मशीनों के अंदर कौन से पोल प्रयोग किया जाते हैं, तो बड़े आकार की मशीनों के अंदर सुसहित लेमिनेटेड पोल का प्रयोग किया जाता है और छोटे आकार की मशीनों के अंदर मोल्डेड पोल का उपयोग होता है। ये जो मोल्डेड पोल होते हैं ये किस धातु के बने होते हैं? तो इनका निर्माण किया जाता है कास्ट आयरन से। किससे? कास्ट आयरन से। तो जो मोल्डेड पोल होते हैं वो किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। जबकि सुसहित जो लेमिनेटेड पोल होते हैं वो बने होते हैं कास्ट स्टील के। सुसहित लेमिनेटेड पोल किसके बने होते हैं? तो सुसहित लेमिनेटेड पोल बनाए जाते हैं कास्ट स्टील धातु के। कौन से धातु के? कास्ट स्टील धातु के। चीजें क्लियर आपके? तो फील्ड पोल से संबंधित आपका सारे क्वेश्चंस यहां से क्लियर हो जाने चाहिए कि फील्ड पोल क्या होते हैं, कहां पर लगे होते हैं, तो फील्ड पोल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी मशीन के अंदर कौन से फील्ड पोल का उपयोग किया जाता है। चीजें क्लियर? इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसको अपन लिखते देते हैं, मैं आपको इसकी थ्योरी भी लिखवा देता हूं साथ के साथ, जिससे आपके नोट्स भी आपके साथ क्लियर होते चलेंगे। वैसे आपको जो आपका जो एप्लीकेशन है उसके इसके अंदर मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको नोट्स भी कर सकते हो, है ना। तो दूसरा वाला जो पार्ट्स आता है, दूसरा वाला पार्ट्स है आपका फील्ड पोल। क्या है आपका? फील्ड पोल। सबसे पहली बात कि फील्ड पोल कहां पर स्थित होते हैं, तो फील्ड पोल होते हैं वो योक या बॉडी पर स्थित होते हैं। क्या? ये योक या बॉडी, ये योक या बॉडी पर क्या होते हैं? आपके स्थित होते हैं। कौन? फील्ड पोल। तो फील्ड पोल होते हैं वो योक या फिर बॉडी पर स्थित होते हैं। योक या बॉडी पर क्या होते हैं? ये लगे हुए होते हैं। आगे याद करोगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है मोल्डेड पोल। पहले क्या आते हैं? मोल्डेड पोल आते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है? मोल्डेड पोल को इन्हें बॉडी के निर्माण के समय, बॉडी के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। यानी कि जब अपन बॉडी यानी कि योक या फ्रेम बना रहे हैं उसके साथ साथ ही अपन क्या कर देंगे? मोल्डेड पोल को अपन क्या करेंगे? बना देंगे। फिर दूसरा लिखोगे इसमें पोल शू को, इसमें पोल शू को स्क्रू की सहायता से, स्क्रू की सहायता से लगाया जाता है। अब पोल शू को अलग से अपन स्क्रू की सहायता से लगा रहे हैं ना इसके पोल के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होता है? जो पोल शू होता है उसको स्क्रू की सहायता से लगाया जाता है। फिर इसका निर्माण कास्ट आयरन, इसका निर्माण कास्ट आयरन से किया जाता है।
किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कास्ट आयरन से। फिर इसका उपयोग छोटे आकार की मशीनों में, छोटे आकार की मशीनों में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहां करेंगे? तो इसका उपयोग किया जाता है छोटे आकार की मशीनों में। तो देखिए फील्ड पोल के अंदर पहला वाला पोल है आपका मोल्डेड पोल, वो आपका कंप्लीट होता है कि मोल्डेड पोल को बॉडी के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है, लेकिन इसमें वो जो पोल छू है उसको अलग से बनाते हैं और फिर उसको अलग से बना के उसको अपन स्क्रू की सहायता से पोल के ऊपर लगाया जाता है। निर्माण होता है इसका किस धातु से बना होता है? तो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। कहां पर उपयोग किया जाता है? तो छोटे आकार की मशीनों के अंदर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब दूसरा जो पोल होता है, दूसरा पोल होता है आपका सुसहित लैमिनेटेड पोल। देखिए सेकंड नंबर पे क्या आता है? तो सेकंड नंबर पे जो प्रकार आता है वो है आपका सुसहित लैमिनेटेड पोल। अब सुसहित लैमिनेटेड पोल के अंदर क्या होगा? योक या फिर फ्रेम को अलग से बनाया जाता है और पोल और पोल शू को क्या किया जाता है? एक साथ बनाया जाता है। फिर पोल और पोल शू को स्क्रू के माध्यम से उस बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो इसमें बॉडी तथा पोल व पोल शू को, बॉडी तथा पोल को अलग से बनाया जाता है, अलग से बनाया जाता है। फिर क्या लिखोगे आप इसमें? पोल व पोल शू को एक साथ, पोल व पोल शू को क्या किया जाता है? एक साथ बनाया जाता है तथा इन्हें स्क्रू के माध्यम से, स्क्रू के माध्यम से बॉडी पर कसा जाता है। इन्हें क्या करते हैं अपन? स्क्रू के माध्यम से किसके ऊपर लगाते हैं? बॉडी के ऊपर लगाते हैं। चीजें क्लियर? फिर इसका उपयोग या फिर इसका निर्माण कास्ट स्टील, इसका निर्माण है वो कास्ट स्टील से किया जाता है। फिर इसका उपयोग इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बड़े आकार की मशीन, बड़े आकार की मशीनों में किया जाता है। तो इसका उपयोग है वो बड़े आकार की मशीनों के अंदर किया जाता है। चीजें क्लियर है आपकी सारी की सारी कि आपके जो सुसहित लैमिनेटेड पोल होते हैं वो क्या होते हैं। तो फील्ड पोल से रिलेटेड आप अगर इतना कुछ पढ़ के जाते हो तो आपके एग्जाम्स के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब सेकंड नंबर के पार्ट्स के बाद में पहला पार्ट हमने देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड नंबर पे आता है हमारा फील्ड वाइंडिंग। थर्ड नंबर पे हमारी क्या आती है? तो थर्ड नंबर पे आती है फील्ड वाइंडिंग। देखिए अगला जो डीसी मशीन्स का पार्ट्स है वो है आपकी फील्ड वाइंडिंग। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है आपको कि फील्ड वाइंडिंग आपके कहां पर लगी होती है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है इनको अपन पोल के ऊपर लगाया जाता है। फील्ड वाइंडिंग को कहां पे लगाया जाता है? तो हमने जो पोल बनाए थे
जिनको हमने बॉडी के साथ कसा था, उन पोल के ऊपर जो वाइंडिंग लगाई जाती है वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। तो इस वाइंडिंग को पोल के ऊपर स्थापित किया जाता है। इस वाइंडिंग को कहां पे स्थापित किया जाता है? तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन पोल के ऊपर स्थापित करते हैं। दूसरा, यह वाइंडिंग स्थिर रहती है। ये वाइंडिंग क्या रहती है? आपकी स्थिर रहती है, यानी कि ये वाइंडिंग किसी भी प्रकार से घूमती नहीं है, अपनी जगह पर क्या रहती है? आपके फिक्स रहती है। फिर इसका उपयोग आपको याद रखना है। इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि डीसी मशीन्स के अंदर किस वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो डीसी मशीन्स के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है, उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या हो गया? तो डीसी मशीन्स के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करने का जो काम होता है वो कौन सी वाइंडिंग का है? आपका फील्ड वाइंडिंग का है। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका भी प्रकार है। देखिए, एक तो होती है आपके संकेंद्रीय वाइंडिंग और दूसरी होती है आपके वितरित वाइंडिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डीसी मशीन्स के अंदर जो फील्ड पोल पर जो वाइंडिंग की जाती है वो होती है आपके संकेंद्रीय वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? आपके संकेंद्रीय वाइंडिंग होती है। तो इस फील्ड वाइंडिंग, तो यह वाइंडिंग, यह संकेंद्रीय, यह संकेंद्रीय वाइंडिंग, यह क्या होती है? संकेंद्रीय वाइंडिंग होती है। संकेंद्रीय वाइंडिंग का मतलब इस वाइंडिंग के अंदर जितने भी चालक पदार्थ लगेंगे उन चालक पदार्थों का केंद्र बिंदु केवल क्या होगा? एक ही होगा। तो इस प्रकार से जो वाइंडिंग लगाई जाती है वो होती है संकेंद्रीय वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है ये? संकेंद्रीय वाइंडिंग। तो चीजें समझ में आ गई। आपके फील्ड वाइंडिंग क्या होते हैं, फील्ड पोल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए कि फील्ड पोल के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग को लगाया जाता है। फील्ड वाइंडिंग होती है वो संकेंद्रीय प्रकार की होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करती है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। उस डायग्राम के माध्यम से अब तक हमने जो पढ़ा है ना वो सारी चीजें आपको उस डायग्राम के अंदर देखनी है कि क्या वाकई अपन ने इस प्रकार से ये चीजें होती है या नहीं होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये वाला आप डायग्राम देखिए। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको फील्ड पोल भी दिखेंगे, आपको इस डायग्राम के अंदर आपको पोल शू भी मिलेगा और इस डायग्राम के अंदर आपको फील्ड वाइंडिंग भी मिलेगी। देखिए आप यहां पर ये जो देख पा रहे हो, ये आगे वाला जो हिस्सा है ना ये अर्धचंद्राकार वाला भाग हो गया कि नहीं हो गया? देखिए गोलाकार भाग है ना, ये गोलाकार भाग है। तो ये गोलाकार जो भाग होता है वो कहलाता है आपका पोल शू। क्या है? ये पोल शू होता है। और दूसरा, इसमें जो ये वाला भाग है आपका, यहां से लेकर यहां तक, पोल शू तक जो भाग है आपका, यहां से लेकर यहां तक का ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है आपका पोल। क्या है? आपका पोल। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से बना हुआ है, बना हुआ है। तो ये वाला आगे वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग मतलब ये वाला हिस्सा, आपको इतना सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तो है पोल शू। क्या है? इतना सा हिस्सा पोल शू। यानी कि ये वाला भाग है, जो ये भाग है वो तो है पोल शू और यहां से लेकर यहां तक का ये जो भाग है ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल। और इस पोल के ऊपर हमने ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये है फील्ड वाइंडिंग। क्या है? ये फील्ड वाइंडिंग। अभी क्या किया है, इन पोल और पोल शू को क्या बनाया उन्होंने? छोटी छोटी पत्तियों को आपस में जोड़कर फिर निर्माण किया। देखो इतनी सारी पत्तियां हैं, इन पत्तियों को आपस में जोड़ा है, इनको बोलते हैं अपन लेमिनेटेड लेमिनेशंस। इन पत्तियों को आपस में जोड़ा, फिर एक रिविट तो यहां पर लगा दी, एक रिविट यहां पर और 4 रिविट ऊपर लगा दी। तो इन रिविट से इन पत्तियों को आपस में क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। तो इनको कहेंगे अपन लेमिनेटेड पोल। तो इसको पटलित या लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं? तो डीसी मशीन्स के अंदर एक हानि होती है जिसको अपन बोलते हैं भंवर धारा हानि या एडी करंट लॉसेस।
उस एडी करंट लॉसेस या भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए इन पोल या पोल शू है उनको लेमिनेटेड बनाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका पोल शू, जो आगे का अर्धचंद्राकार भाग है, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका क्या, पोल। क्या हो गया आपका, पोल। चीजें क्लियर समझ में आ गई। अब ये जो पोल होता है वो लेमिनेटेड है, और इन पोल के चारों तरफ देखिए ये सफेद सफेद आकार की जो आपको गोलाकार रिंग दिखाई दे रही है, ये है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग आपके सामने इधर भी बनी हुई है। देखिए गोलाकार रिंग है ना, सारी वाइंडिंगों का केंद्र बिंदु देखिए गोलाकार में बनी हुई है, आपके चौकोर आकार में। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग को यहां से उठा के किसके ऊपर लगाएंगे, इन फील्ड पोल के ऊपर लगाएंगे। फिर इन फील्ड पोल को क्या करेंगे अपन, स्क्रू के माध्यम से उस बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, अपन लगा देंगे। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है संकेंद्रीय फील्ड वाइंडिंग। कौन सी है, संकेंद्रीय, यानी कि कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है डीसी मशीन के फील्ड पोल पर। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर जितने भी चालक पदार्थ है, उन सब चालक पदार्थों का केंद्र बिंदु क्या है, एक ही स्थान पर है। इस कारण इस वाइंडिंग को संकेंद्रीय या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोला है। तो ये वाला फील्ड पोल, पोल शू और फील्ड वाइंडिंग, ये वाली सारी चीजें हैं वो आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि फील्ड पोल किस प्रकार से दिखाई देते हैं, पोल शू क्या होता है, और फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार से होती है। चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं कि ये जो पोल शू होता है, देखिए फील्ड वाइंडिंग देख लिए अपन ने, पोल देख लिया, फील्ड वाइंडिंग देख लिया, अगला वाला हिस्सा आता है वो पोल शू आता है। क्या आता है, पोल शू। अब पोल शू तो आपको पता ही है कि पोल के जो आगे का हिस्सा होता है, जो अर्धचंद्राकार जो भाग होता है, वो क्या कहलाता है, पोल शू। क्या कहलाता है, पोल शू। जैसे पोल को लेमिनेटेड बनाया है, वैसे पोल शू को भी इन्होंने क्या बना रखा है, लेमिनेटेड बना रहा है। चित्र के अंदर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब पोल शू का काम क्या है, देखिए पोल शू का जो आकार होता है वो फील्ड पोल से क्या होता है, दो गुना होता है। पोल शू का आकार फील्ड पोल से दो गुना होता है। अब इसका आकार दो गुना क्यों रखा जाता है, उसके हमको दो फायदे मिलते हैं। कितने फायदे, दो। कि पोल शू को इस प्रकार से बनाने से हमको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो क्या है कि ये जो पोल शू है इसका आकार बड़ा हो गया, तो इसके ऊपर ये जो हमने फील्ड वाइंडिंग लगाई थी, ये फील्ड वाइंडिंग यहां से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो किसके साथ कसा आ जाएगा, बॉडी के साथ, और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, इसका आकार बड़ा है, तो फील्ड वाइंडिंग यहां से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैं पोल शू का आकार बड़ा नहीं करता तो फील्ड वाइंडिंग सीधी की सीधी नीचे क्या हो जाती है, आपके निकल जाती। तो फील्ड वाइंडिंग को फील्ड पोल से निकलने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया गया है, अपन ने पोल शू का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है, पोल शू का आकार क्या है, बड़ा है। पोल शू का आकार बड़ा है तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो दूरी हो जाती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अब एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी घट गई, मतलब उनके बीच में जो एयर गैप था, हवा थी, उसका मान कम हो गया। अब एयर गैप ज्यादा होता तो रिलेक्टेंस का मान क्या होता, ज्यादा। अब रिलेक्टेंस ज्यादा होता तो चुंबकीय फ्लक्स वो एक पोल से दूसरे पोल तक क्या पहुंचता, कम पहुंचता। तो हमने क्या किया, पोल शू का आकार बढ़ा दिया, जिससे एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कम हो गई, एयर गैप कम हो गया, जिससे रिलेक्टेंस कम हो गया, जिससे जो फ्लक्स है वो एक पोल से दूसरे पोल तक अधिकतम फ्लक्स पहुंचेगा। और जितना ज्यादा फ्लक्स एक पोल से दूसरे पोल पर पहुंचेगा, उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल जनरेटर के अंदर प्राप्त होगा। तो जनरेटर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है, उस चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलेक्टेंस का मान कम करने के लिए इस पोल शू का आकार भी क्या किया जाता है, बड़ा रखा जाता है। तो पोल शू के हमारे दो काम होते हैं, दोनों कामों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चीजें क्लियर है आपका। लेमिनेटेड क्यों बनाया है, भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए पोल तथा पोल शू को लेमिनेटेड बनाया जाता है। फिर इन लेमिनेटेड को ऐसे अपन ने रिविट, यहाँ पर रिविट लगा दी, एक रिविट यहाँ पे, चार रिविट यहाँ पे लगा दी, और उसके माध्यम से सारी पत्तियों को एक जगह पर जोड़ दिया। तो इस कारण इसको बोलते हैं लेमिनेटेड पोल शू। देखिए इधर आपको साइड से दिख रही होगी, इतनी सारी पत्तियां हैं, उन सब पत्तियों को एक रिविट के माध्यम से आपस में जोड़कर इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। चीजें क्लियर। अब मैं इसके अंदर आपको पोल शू लिखा देता हूं कि पोल शू क्या होता है और इसका क्या काम है। तो देखिए पोल शू 4 नंबर पे कौन आता है, तो 4 नंबर पे अगला जो पार्ट्स आता है वो आता है पोल शू। तो पोल शू कहां पे लगे होते हैं, तो फील्ड पोल के ऊपर किसको लगाया जाता है, पोल शू को लगाया जाता है। तो इन्हें इन्हें फील्ड पोल
पर लगाया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? फील्ड पोल पर लगाया जाता है। जैसे ये वाला हो गया आपका फील्ड पोल और इसके ऊपर हमने लगा दिया, ये क्या लगा दिया आपका? पॉल शू। तो ये क्या हो गया आपका? पॉल शू हो गया, ये वाला हिस्सा। और ये क्या हो गया आपका? पॉल। और ये हो गया आपका पॉल शू। तो इन्हें कहां लगाया जाता है? तो इन्हें फील्ड पोल के ऊपर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। फिर दूसरा, इसका काम क्या है कि पोल शू है, उसका काम क्या होता है और पॉल शू का आकार कितना होता है? तो इसका आकार पोल की तुलना में, इसका आकार है पोल की तुलना में 2 गुना होता है। इसका आकार है वो पोल की तुलना में क्या होता है? 2 गुना होता है। आकार क्या होता है? पोल की तुलना में 2 गुना। अगर ये पोल आपका 5 सेंटीमीटर चौड़ा है तो पॉल शू कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसका आकार पोल की तुलना में कितना होता है आपका? दुगुना होता है। कितना होता है? दुगुना। और इसका उपयोग लिखोगे आप कि पॉल शू का क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग तो आप लिखोगे कि यह फील्ड वाइंडिंग को पोल से बाहर निकलने से रोकता है। एक तो क्या करता है ये फील्ड वाइंडिंग को इस पोल के ऊपर से बाहर निकलने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग लगा रखी है अपने? फील्ड वाइंडिंग। अगर ये नहीं होता तो फील्ड वाइंडिंग सीधी सीधी कहां जाती? नीचे आ जाती। तो फील्ड वाइंडिंग को निकलने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। दूसरा क्या करता है? दूसरा करता है ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में कम रिलैक्टेंस, कम रिलैक्टेंस का पथ प्रदान करता है। चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलैक्टेंस के मान को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। तो ये किसका काम हो गया आपका? पॉल शू का। अब दूसरा याद रख लेना कि डीसी मशीन के अंदर लैमिनेटेड पोल या पॉल शू का क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए। क्या? भंवरधारा हानि, भंवरधारा हानि यानी कि एडी करंट लॉसेस, भंवरधारा हानि यानी कि एडी करंट लॉसेस का मान कम करने के लिए, का मान कम करने के लिए लैमिनेटेड पोल व पॉल शू का उपयोग करते हैं। लैमिनेटेड पोल तथा पॉल शू का उपयोग करते हैं। तो चीजें क्लियर आपका? तो ये जो अगला वाला पार्ट था आपका पॉल शू, ये भी आपका कंप्लीट होता है। सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हम एक एक चीज को बहुत बिल्कुल धीरे धीरे से और आराम से आपको बता रहे हैं। ठीक है? अगला वाला जो पार्ट्स आता है वो अगला पार्ट्स आता है आपका 5वें नंबर पे, वो आता है आपका आर्मेचर। क्या होता है आपका आर्मेचर? देखिए आर्मेचर में आपको दिखाता हूं डायग्राम के अंदर पहले, फिर इसके अंदर फिर देखेंगे। तो ये डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये डायग्राम के अंदर आप जो देख पा रहे हैं ये है आपका आर्मेचर। क्या है आपका? आर्मेचर। इसके अंदर आपको देखना है कि कहां पर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, वो पहले डायग्राम के अंदर आप अच्छे से देखोगे। तो देखिए ये वाला हिस्सा है, ये होता है बेलनाकार आर्मेचर होता है क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है और इसका व्यास कम होता है। तो ये आर्मेचर के अंदर है, जो ये पूरा पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है वो कहलाता है आर्मेचर। क्या?
डायग्राम के अंदर आपको यहां से लेकर यहां तक का ये जो गोलाकार और बेलन के जैसा भाग दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है आर्मेचर। इस आर्मेचर के ऊपर क्या होते हैं, आर्मेचर के टूथ यानी कि आर्मेचर स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर पे क्या होता है, इसके ऊपर वाले भाग पर ऐसे खाचे खाचे स्लॉट से कटे होते हैं, जो आपको चित्र के अंदर अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये आर्मेचर की बॉडी पर क्या कटे हुए हैं, स्लॉट कटे हुए। इन स्लॉट के अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग लगा रखी है, जो कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये स्लॉट में लगी हुई है, ऐसे पूरे स्लॉट के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है और यहाँ पर आके उनके सिरे निकल रहे हैं। अब ये जो आर्मेचर है, इसको ये ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, शाफ्ट है। तो आर्मेचर को किसके ऊपर लगाया गया है, शाफ्ट के ऊपर। अब ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ही क्या लगा रखा है हमने, कम्यूटेटर। क्योंकि देखो आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर क्या हो गई आपके, आर्मेचर वाइंडिंग आ गई। तो ये तो हो गया आर्मेचर, और इनके स्लॉट के अंदर हमने जो वाइंडिंग लगाई वो कहलाएगी कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं, वो शाफ्ट के ऊपर ही क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। तो देखिए ये तांबे का जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, गोल आकार की तांबे की रिंग पीले कलर की, ये क्या है, आपका कम्यूटेटर है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के सारे सिरे होते हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, आपके कम्यूटेटर के साथ जुड़े होते हैं। तो यहां से आपके इस डीसी मशीन्स के अंदर आर्मेचर के जो सारे पार्ट्स है, वो आपके आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए कि ये क्या है, आपकी शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर वैसे बैकेलाइट लगा होता है, कुचालक पदार्थ होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है क्या, कम्यूटेटर। फिर उस कुचालक पदार्थ के ऊपर ही लगाया जाता है क्या, आपका आर्मेचर। अब आर्मेचर को भी क्या बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है। ऐसे गोले आकार की, ऐसे गोल गोल आकार की क्या होती है, पत्ती होती है, बीच में से खाचा कटा होता है। इन सब पत्तियों को इस शाफ्ट के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर रिविट के माध्यम से इन पत्तियों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से फिर हमको आर्मेचर का निर्माण हो जाता है। आर्मेचर के ऊपर स्लॉट कटे होते हैं, इन स्लॉट के अंदर एक वाइंडिंग लगी होती है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग के जितने भी सिरे निकलेंगे, वो सारे के सारे सिरे इस कम्यूटेटर से क्या होते हैं, आपके जुड़े रहते हैं। और ये कम्यूटेटर और आर्मेचर है, इन दोनों को इस शाफ्ट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अब देखिए, जब ये शाफ्ट घूमेगी तो बताइए आर्मेचर भी घूमेगा, और आर्मेचर के साथ आर्मेचर वाइंडिंग भी घूमेगी, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये कम्यूटेटर भी घूमेगा। तो ये वाली सारी चीज यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको यही चीजें आपकी इसकी कार्य प्रणाली के अंदर समझना पड़ेगा कि जब आर्मेचर के शाफ्ट को घुमाया जाता है, तो वाइंडिंग के सिरे तो घूमते ही है, वाइंडिंग के साथ साथ उसके कम्यूटेटर के सिरे भी क्या करते हैं, आपके घूमते हैं। क्योंकि कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों को इसकी शाफ्ट के ऊपर ही क्या किया जाता है, लगाया जाता है। चीजें क्लियर आपकी चीजें। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि आर्मेचर कैसा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे लगी होती है, कम्यूटेटर कहाँ पे होता है, शाफ्ट किस प्रकार से होती है। ये चीज आप पहले डायग्राम से क्लियर करोगे, उसके बाद में इसका उपयोग समझेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो पहले हमको उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि आर्मेचर दिखता कैसे है। तो डायग्राम से अंदर आपको ये सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम देखेंगे कि आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, किस धातु का बना होता है, क्या इसका उपयोग होता है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। तो इसको डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। देखिए, तो अगला वाला पार्ट है आपका क्या है, तो अगला पार्ट आता है आपका आर्मेचर। अब ये आर्मेचर होता है जो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, तो जब शाफ्ट घूमेगी तो पूरा का पूरा आर्मेचर क्या करेगा, घूमेगा। तो डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है, क्या, डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है, वही क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। अब देखिए, फील्ड वाइंडिंग तो क्या थी, आपकी स्थिर थी, लेकिन आर्मेचर क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है। तो क्या बोलेंगे, डीसी मशीन का, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग, डीसी मशीन का घूमने वाला जो भाग होता है, वो क्या कहलाता है, आपका आर्मेचर कहलाता है। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, आर्मेचर, यानी कि ये भाग लगातार क्या करता है, घूमता रहता है। फिर आगे लिखोगे, आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, या फिर इसको लिखो, आर्मेचर में हिस्टैरिसीस हानि,
हिस्टैरिसीस हानि का मान कम करने के लिए आर्मेचर में हिस्टैरिसीस हानि का मान कम करने के लिए इसे सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि जो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है उसमें हिस्टैरिसीस हानि का मान कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हिस्टैरिसीस हानि का मान कम करने के लिए उसको किस धातु का बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील को, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टैरिसीस गुणांक है उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है, और हिस्टैरिसीस गुणांक का मान ज्यादा होने के कारण इसके अंदर हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होता है, आपका कम होता है। दूसरा, आर्मेचर में भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए इसे लैमिनेटेड बनाया जाता है। तो भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए इसे क्या बना रहे हैं, लैमिनेटेड, और लैमिनेटेड को हिंदी में बोल सकते हैं पटलित। क्या बोलते हैं इसको, पटलित। तो आर्मेचर को पटलित क्यों बनाते हैं, तो ये आर्मेचर को इस पटलित इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर भंवरधारा हानि होती है, एडी करंट लॉसेस होता है। एडी करंट हानि या भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए आर्मेचर को बनाया जाता है लैमिनेटेड, और हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए आर्मेचर को बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टैरिसीस गुणांक है उसका मान होता है 0.004, जो कि क्या है आपका, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, ये हिस्टैरिसीस गुणांक का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस कारण इसके अंदर हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होता है, कम होता है, और इसके अंदर जो भंवरधारा हानि हो रही है उसके मान को कम करने के लिए इसको लैमिनेटेड बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर के अंदर जो लैमिनेशंस होते हैं ये पटलित बनाते हैं, ये जो पत्तियां होती हैं इनकी मोटाई कितनी होती है, तो आर्मेचर में जो लैमिनेशंस होते हैं, क्या आर्मेचर में लेमिनेशन यानी कि पटलनों का आकार कितना होता है, तो आकार होता है 0.35 mm से 0.5 mm तक, या 0.6 mm भी आपको मिल जाएगा। 0.35 से कितना होता है, 0.5 mm तक होता है। इन लेमिनेशंस की क्या होती है, मोटाई होती है। तो आर्मेचर के अंदर आपको ये 4-5 चीजें याद रखनी है कि आर्मेचर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। हिस्टैरिसीस हानि का मान कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील, भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए लैमिनेटेड बनाएंगे। लेमिनेशंस की मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक होती है। अब क्या होता है, आर्मेचर की जो ऊपरी वाला भाग होता है उस पर क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, और इन स्लॉट के अंदर एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। उस वाइंडिंग को अपन कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे। तो अगला वाला जो हमारा टॉपिक्स आता है वो है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। क्या आती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर के ऊपरी भाग पर स्लॉट यानी कि खांचे कटे होते हैं। खांचे कटे होते हैं जिनमें आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। इन स्लॉट के अंदर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, तो इन स्लॉट के अंदर हम आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र को काटकर इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा करती है। तो डीसी मशीन के अंदर विद्युत वाहक बल कौन सी वाइंडिंग के अंदर पैदा होता है, तो डीसी मशीन के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होता है। क्या, डीसी मशीन में
आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लेफ्ट वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। क्या? आर्मेचर वाइंडिंग जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। पहली बोलेंगे लैप वाइंडिंग, और दूसरी बोलेंगे वेव वाइंडिंग, यानी कि तरंग कुंडलन। आर्मेचर वाइंडिंग भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और कौन सी होती है? वेव वाइंडिंग। तो आर्मेचर आपका कंप्लीट होता है, आर्मेचर के बाद में होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, वो कंप्लीट होती है। आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? आपके कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि आर्मेचर था, आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग के सिरे निकलकर कहां पर आ रहे थे? कम्यूटेटर पर। अब ये आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग है, इन दोनों को किसके ऊपर लगाया जाता है? शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। यहां तक कि आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आर्मेचर वाइंडिंग तक की, कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या काम कहां पर लगाई जाती है? आर्मेचर के ऊपर लगाई जाती है। क्या काम करती है? इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, लेफ्ट वाइंडिंग और कौन सी? वेव वाइंडिंग। अब अगला वाला हिस्सा आता है, वो अगला जो पार्ट्स आता है वो आता है आपका कम्यूटेटर। तो देखिए कम्यूटेटर कहां पे लगा होता है? तो कम्यूटेटर आपके शाफ्ट के ऊपर ही लगा होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? आपके कम्यूटेटर के साथ जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये चीज देखिए आपके, ये वाला डायग्राम देखिए आपके वापस। ये था आपका आर्मेचर हो गया, ये आपके आर्मेचर के स्लॉट हो गए, इसके ऊपर अपन ने वाइंडिंग लगा दी, आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे निकल के किसके ऊपर आ रहे हैं? ये कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर किसका बना होता है? आपका तांबे का बना होता है। अब कम्यूटेटर भी किसके ऊपर लगा हुआ है? आपके शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा हुआ है? शाफ्ट के ऊपर। तो कम्यूटेटर समझ में आ रहा है कहां पे लगा होता है? शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? कम्यूटेटर के साथ। अभी आपको ये कम्यूटेटर आपको छोटे आकार में दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको एक अगला वाला चित्र दिखाता हूं, इसमें आपको कम्यूटेटर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी तो मैंने वो कम्यूटेटर शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ था, अब अपन ने इस कम्यूटेटर को शाफ्ट पे से क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। तो देखिए इसका जो बीच वाला होल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बीच वाला होल है, इसमें क्या लगाई जाती है? शाफ्ट लगाई जाती है। फिर इस होल के अंदर ये जो लाल लाल कलर का आपको यहाँ पर ये लाल लाल कलर दिख रहा है आपको, यहाँ से मैरून टाइप के कलर दिख रहा है, ये क्या है? आपका बेकेलाइट है। क्या है आपका? बेकेलाइट। क्योंकि ये क्या है? कुचालक पदार्थ होता है बेकेलाइट। तो ये क्या है? आपका बेकेलाइट होता है। तो सबसे पहले बेकेलाइट लगाएंगे, और बेकेलाइट के ऊपर आपको ये जो पीले कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये पीले कलर के आपको जो दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे देख लो, ये जो पीले कलर के दिख रहे हैं ये क्या है? आपका कॉपर है, हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है। तो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये है आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर। क्या है आपका? हार्ड ड्रॉन क्या है? ये कॉपर है। तो कम्यूटेटर है वो किस धातु का बना होता है? तो कम्यूटेटर बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। तो आपको ये बाहर वाली जो पीले आकार की जो रिंग दिख रही है, ये है कॉपर की रिंग होती है। फिर इस कम्यूटेटर के जो पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसका पीछे वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, जो कि आपका जो कम्यूटेटर से थोड़ा सा क्या है? ऊंचा उठा हुआ है, जिसका व्यास इसकी तुलना में ज्यादा होता है, ये कहलाता है आपका राइजर। क्या कहलाता है? ये राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये राइजर। तो अपन पढ़ते हैं ना, कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? राइजर कहलाता है। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग आएगी, आर्मेचर जो वाइंडिंग यहां से जो वाइंडिंग निकलेगी, आर्मेचर वाइंडिंग आएगी, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ऐसे बहुत सारी यहां से वाइंडिंग निकलेगी, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इस राइजर वाले भाग पर इनके सिरों को क्या कर दिया जाता है? सोल्डर कर दिया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे होते हैं वो कम्यूटेटर के कौन से भाग पर लगे होते हैं? तो आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं कम्यूटेटर के राइजर वाले भाग के ऊपर लगे होते हैं। कौन से वाले भाग के ऊपर? राइजर। और ये वाला हिस्सा है कम्यूटेटर का, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे का थोड़ा सा हिस्सा अगले वाले हिस्से की तुलना में थोड़ा उभरा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है। तो कम्यूटेटर का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? राइजर कहलाता है। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके जो सिरे होते हैं वो राइजर्स के साथ क्या कर दिए जाते हैं? सोल्डर कर दिए जाते हैं।
कम्यूटेटर के अंदर जो आधार होता है वो किस धातु का बना होता है, तो कम्यूटेटर का आधार बेकेलाइट का होता है और इसको इस शाफ्ट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, आपका लगा दिया जाता है। तो बताइए कम्यूटेटर का डायग्राम अच्छे से समझ में आया। अब देखिए अपन पीछे वाले डायग्राम के ऊपर चलते हैं। अपन पीछे वाले डायग्राम के अंदर देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से। अब चीजें क्लियर हुई आपकी, मैं इन चीजों को हटा देता हूं। इस डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपना अच्छे से देख लिया कि ये आर्मेचर है, ये वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे ये कम्यूटेटर का पिछले वाला भाग है। उस पिछले वाले भाग पे यहाँ पर क्या कर रखे हैं अपने, शोल्डर कर रखे हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, इनको शोल्डर कर दिए, और ये उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, राइजर। तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे होते हैं वो कम्यूटेटर के राइजर वाले भाग से जुड़े होते हैं, और राइजर वाले भाग पर शोल्डर करे होते हैं। और ये जो कम्यूटेटर है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसका काम अलग अलग है। डीसी मशीन्स के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर अलग काम होगा, और डीसी मोटर के अंदर इसका अलग काम होगा। तो उसको समझते हैं। डायग्राम हमारा क्लियर है, अब उसके बारे में थ्योरी देखते हैं। अगला वाला आता है आपका कौन सा, 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे आता है आपका कम्यूटेटर। 7 नंबर पे क्या आता है आपका, कम्यूटेटर आता है। क्या आता है, कम्यूटेटर। तो आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे वो कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका निर्माण, इसका निर्माण किसका, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का जो निर्माण है वो कठोर कृषित तांबा, कठोर कृषित तांबा यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर। क्या बोलेंगे इसको, हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर से किया जाता है। तो कम्यूटेटर को किससे बनाया जाता है, तो कम्यूटेटर है उसको हार्ड ड्रॉन कॉपर का क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका आधार, इसका आधार बेकेलाइट, बेकेलाइट का बना होता है। आगे लिखोगे इसे, यानी कि कम्यूटेटर को इसे शाफ्ट पर, इसे शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। तो कम्यूटेटर है उसको क्या किया जाता है, शाफ्ट के ऊपर स्थापित किया जाता है। कम्यूटेटर कहां लगाया जाता है, शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। चीजें क्लियर, इतना चीजें क्लियर कि कम्यूटेटर क्या होता है, किस धातु का बना होता है, कहां पे होता है। फिर लिखोगे कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग, क्या, कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग राइजर कहलाता है। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। इस भाग से, इस भाग यानी कि राइजर, राइजर से आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को शोल्डर किया जाता है, शोल्डर किया। आर्मेचर वाले वाइंडिंग के जो सिरे हैं उनको कम्यूटेटर के राइजर वाले भाग से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर डायरेक्ट सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि आर्मेचर वाइंडिंग है वो किस भाग से जुड़ी होती है, किस से जुड़ी होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर से जुड़ी है। अगर स्पेसिफिक पूछे कि कम्यूटेटर के भी कौन से भाग से जुड़ी होती है, तो कम्यूटेटर के राइजर वाले भाग से जुड़ी होती है। अब इसमें हार्ड ड्रॉन कॉपर की छोटी छोटी और मोटे आकार की क्या होती है, पत्तियां होती है। उन पत्तियों को क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। देखिए ऐसे गोलाकार का है, अभी अपने कम्यूटेटर बताया था। इसके बीच में मैंने बेकेलाइट का क्या लगा दिया, ये कुचालक पदार्थ। ये क्या लगा दिया मैंने, बेकेलाइट लगा दिया। क्या लगा दिया, ये पूरा का पूरा क्या भर दिया मैंने, बेकेलाइट भर दिया, क्योंकि ये कुचालक पदार्थ है और शाफ्ट क्या है, चालक। तो इसमें हो रहे, अब इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर तांबे की ऐसे पत्तियां लगा रहे हैं। तांबे की क्या लगा रहे हैं, ऐसे पत्तियां। एक पत्ती लगा दी, फिर इस तांबे की पत्ती, ये दूसरी पत्ती लगा दी। अब इन दो पत्तियों के बीच में अपन यहाँ पर एक कुचालक पदार्थ बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक कुचालक पदार्थ भरा, फिर ये तीसरे आकार की पत्ती लगा दी, फिर कुचालक पदार्थ भरा,
फिर अपन ने पत्ती लगा दी, फिर कुचालक पदार्थ भर के, फिर ऐसे अपन क्या करते हैं, बहुत सारे इसके अंदर इस प्रकार से कुचालक पदार्थ भर भर के अपन अलग अलग क्या लगा देते हैं, यहाँ पर पट्टियां लगा देते हैं। ठीक है, अब ये तो है तांबे की पत्ती, ये तो क्या है आपके तांबे की पत्ती है जो कि आपके हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी हुई है। ये भी तांबे की पत्ती है। इन तांबे की ये जो पत्तियां इनको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है इनको? सेगमेंट बोला जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सेगमेंट क्या होता है। तो कम्यूटेटर के अंदर, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है तांबे की पत्तियां, इन तांबे की पत्तियों को क्या बोलते हैं अपन? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सेगमेंट। तो आपसे पूछ सकता है सेगमेंट क्या होता है, तो कम्यूटेटर के अंदर जो तांबे की पत्तियां लगाई जाती है उन तांबे की पत्तियों को ही अपन क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अब ये वाला हिस्सा भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। अब दो सेगमेंट के बीच में, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तो दोनों सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाता है? कुचालक पदार्थ। दोनों सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाता है? तो दोनों सेगमेंट के बीच में भरा जाता है कुचालक पदार्थ। क्या भरा जाता है? कुचालक पदार्थ। अब ये कुचालक पदार्थ के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो कुचालक पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं अभ्रक का। किसका प्रयोग करते हैं? अभ्रक का। तो कम्यूटेटर के अंदर जो सेगमेंट होते हैं वो चीजें आपकी क्लियर हुई कि सेगमेंट क्या होते हैं। तो कम्यूटेटर के अंदर हार्ड ड्रॉन कॉपर की जो पत्तियां लगी होती है उन पत्तियों को ही अपन क्या कहते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और दो सेगमेंट के बीच में कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और वो कुचालक पदार्थ कौन सा होता है? अभ्रक। और अभ्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? माइका। क्या बोलते हैं? माइका। तो ये वाली चीज और आपको नोट करनी है इसके अंदर। अगला क्या हो जाएगा आपका? कम्यूटेटर पर प्रयुक्त तांबे की पत्ती, तांबे की पत्तियां सेगमेंट कहलाती है। कम्यूटेटर में प्रयुक्त जो तांबे की पत्तियां होती है वो क्या कहलाती है? सेगमेंट कहलाती है। आगे लिखोगे दो सेगमेंट के बीच कुचालक पदार्थ के रूप में, कुचालक पदार्थ के रूप में अभ्रक या फिर माइका प्रयोग किया जाता है। दो सेगमेंट के बीच में कुचालक पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक या फिर किसका प्रयोग किया जाता है? माइका का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुई कम्यूटेटर की संरचना। इसके बाद में देखते हैं उपयोग। क्या देखते हैं? उपयोग। अब देखिए कम्यूटेटर का उपयोग डीसी जनरेटर के अंदर अलग होता है और डीसी मोटर के अंदर इसका उपयोग अलग होता है। आपको डीसी जनरेटर का उपयोग अलग से याद रखना है, डीसी मोटर का उपयोग आपको अलग से याद करना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरेटर के अंदर। किसके अंदर? जनरेटर के अंदर। तो जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर लगा होता है उसका क्या काम है? तो जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है? जनरेटर में कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर का क्या काम हो गया? तो जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर का काम है एसी को किस में चेंज करना? डीसी में। ये काम किसके अंदर है? जनरेटर के अंदर। याद रखना है। अब एसी को डीसी में किसकी सहायता से चेंज करते हैं अपन? रेक्टिफायर की सहायता से। इस कारण ये जो कम्यूटेटर है उसको डीसी जनरेटर के अंदर अपन मैकेनिकल रेक्टिफायर या रोटेटिंग रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। इस कारण क्या लिखोगे? इस कारण इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर या रोटेटिंग रेक्टिफायर कहते हैं।
तो मैकेनिकल रेक्टिफायर या रोटेटिंग रेक्टिफायर किसके अंदर कहा जाता है कम्यूटेटर को? डीसी जनरेटर के अंदर। याद रखना है, चीजें अलग से याद रखना है। जनरेटर के अंदर ये वाला काम। बात करते हैं डीसी मोटर के अंदर क्या काम करता है। अगला उपयोग है किसके अंदर? डीसी मोटर के अंदर। डीसी मोटर, डीसी मोटर के अंदर क्या करता है? यह है डीसी वैद्युत ऊर्जा को, डीसी वैद्युत ऊर्जा को एसी वैद्युत ऊर्जा में, एसी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोटर के अंदर क्या काम कर रहा है? ये मोटर के अंदर ये जनरेटर से उल्टा काम कर रहा है। मोटर के अंदर ये क्या काम कर रहा है? डीसी को किस में बदल रहा है? एसी में। जबकि जनरेटर के अंदर क्या करता है? ये एसी को किस में चेंज करता है? डीसी में। तो ये चीज आपको, ये फर्क आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर का क्या काम है, तो डीसी मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर है वो डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है। अब डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। कौन बदलता है? इन्वर्टर। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मैकेनिकल इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो डीसी मोटर में क्या, डीसी मोटर में कम्यूटेटर को मैकेनिकल इन्वर्टर कहा जाता है। तो ये आपका कम्यूटेटर कंप्लीट होता है। उपयोग इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग पूछा जाता है। फिर इसका पूछा जाता है कि ये किस धातु से बनाया जाता है, वो वाला चीज। तो जनरेटर के अंदर इसका उपयोग अलग से याद रखना है, मोटर के अंदर इसका उपयोग आपको अलग से याद रखना है। दोनों को हाईलाइट करना है, अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जनरेटर के अंदर एसी को डीसी में बदलता है, मोटर के अंदर डीसी को किस में बदलता है? एसी में बदलता है। जनरेटर के अंदर रेक्टिफायर की तरह काम करता है, मोटर के अंदर इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई आपका। तो ये वाला टॉपिक है आपका, जो कम्यूटेटर वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला वाला जो पार्ट्स आता है आपका, वो अगला वाला पार्ट्स है आपका क्या? कार्बन ब्रश। अगला पार्ट्स क्या है आपका? कार्बन ब्रश। तो देखिए कार्बन ब्रश देखते हैं। अब ये तो नाम से पता चल रहा है कि कार्बन ब्रश, क्योंकि कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगाई जाती है? कार्बन ब्रश। क्योंकि कम्यूटेटर क्या करता है? आपके शाफ्ट के साथ साथ क्या करता है? घूमता है। अब घूमने वाली चीज से अपन को क्या करेंगे? बाहर से अपन को डीसी सप्लाई प्राप्त करनी है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक कुछ ऐसा फिसलता हुआ कॉन्टेक्ट लगाना पड़ेगा जिससे वो घूमने वाली चीज से सप्लाई लेकर बाहर के परिपथ को प्रदान कर दे। तो इस कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। ये कार्बन ब्रश क्या करते हैं? कम्यूटेटर से सप्लाई प्राप्त करके और बाहर वाले सर्किट को आउटपुट के अंदर ये क्या करते हैं? सप्लाई प्रदान करने का काम करते हैं। तो अगला वाला पार्ट्स क्या है आपका? कार्बन ब्रश है। क्या है आपका? कार्बन ब्रश। अब ये तो नाम से पता चल रहा है इसको किसका बनाया जाता है, तो इसको कार्बन का बनाया जाता है। कार्बन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कार्बन एक मुलायम धातु होती है। अब मुलायम धातु है तो खुद घिस जाएगी, लेकिन कम्यूटेटर को ये नुकसान नहीं पहुंचाती। पहला तो ये फायदा है। दूसरा क्या फायदा है कि कार्बन ब्रश का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जब कम्यूटेटर के पास जब ब्रश होता है, अगर उसका प्रतिरोध ज्यादा है तो स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर से कम धारा बहेगी, और कम धारा बहेगी तो उसके वहां पर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में स्पार्किंग कम होगा। लेकिन जब आपका कम्यूटेटर लगातार घूमता रहेगा, कार्बन ब्रश उसके टच कर रही है, तो घर्षण के बाद में फिर कार्बन ब्रश क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाद में जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो उसके अंदर से अधिकतम धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो कार्बन के अंदर एक विशेषता होती है कि कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन गर्म होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। तो स्टार्टिंग में प्रतिरोध ज्यादा, तो स्टार्टिंग में कम धारा बहेगी। स्टार्टिंग में कम धारा बहेगी तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में स्पार्किंग जो हो रही है, चिंगारी पैदा हो रही है, वो चिंगारी क्या होगी? कम पैदा होगी। इस कारण भी हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। अब छोटे आकार की मशीन है, उसके अंदर तो अपन कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े आकार की जो मशीनें होती है उसके अंदर क्या करते हैं अपन? कार्बन
और क्या होता है तांबा, इन दोनों को मिश्रित करके फिर अपन क्या कर देते हैं, वहां पर ब्रश का निर्माण करते हैं। तो चीजें समझ में आई आपके। कार्बन ब्रश क्या काम करती है, तो कार्बन ब्रश का सबसे पहला काम हो गया क्या, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से सप्लाई प्राप्त कर बाह्य परिपथ को प्रदान करती है। तो कम्यूटेटर से सप्लाई को लेकर बाहर के परिपथ को प्रदान करना किसका काम है, कार्बन ब्रश का। फिर दूसरा, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करती है। कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ, मतलब केवल टच हो रहे हैं, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश एक दूसरे को केवल क्या करते हैं, टच करते हैं। अब कम्यूटेटर तो लगातार घूमता रहेगा, कार्बन ब्रश अपनी जगह क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो एक तरह से क्या होता है, ये फिसलता हुआ संपर्क क्या करती है, आपके बनाने का काम करती है। फिर लिखोगे छोटे आकार की मशीनों में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। छोटे आकार की मशीनों में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े आकार की मशीनों में कार्बन प्लस तांबा मिश्र धातु की ब्रश का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कार्बन ब्रश का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन मुलायम धातु है जो स्वयं घिसताती है, लेकिन कम्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस कारण अपन क्या करते हैं, कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। कार्बन मुलायम धातु होने के कारण कम्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुलायम धातु होने के कारण कम्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचाती। चीजें क्लियर आपकी, इनको मैं मिटा देता हूं। फिर देखिए ये जो कार्बन ब्रश है ना, इनको ब्रश होल्डर के अंदर लगाया जाता है और ब्रश होल्डर के ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्या करती है, इन कार्बन ब्रश के ऊपर एक प्रॉपर दबाव बनाए रखती है ताकि कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर से ऊपर ना उठे। तो कार्बन ब्रश के ऊपर क्या लगाई जाती है, स्प्रिंग लगाई जाती है ताकि कार्बन ब्रश है कम्यूटेटर के साथ लगातार संपर्क बनाए रहे। अब ये जो स्प्रिंग है वो कार्बन ब्रश के ऊपर क्या करती है, दबाव बनाए रखती है, प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर का मान कितना होता है, ये हमारी एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है, कम्यूटेटर कार्बन ब्रश के ऊपर स्प्रिंग लगी होती है, जो कार्बन ब्रश पर दबाव डालती है। कार्बन ब्रश के ऊपर क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है जो कार्बन ब्रश के ऊपर प्रॉपर दबाव रखती है ताकि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से ऊपर ना उठ सके। अब स्प्रिंग के दबाव का मान, स्प्रिंग का दबाव पूछता है आपका, स्प्रिंग का दाब कितना होता है, 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। स्प्रिंग का कार्बन ब्रश के ऊपर दबाव कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर एक याद रखना है, प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, कार्बन ब्रश या प्रति ब्रश कम्यूटेटर पर, जैसे लिख लो कम्यूटेटर पर प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ये पूछा जाता है आपसे, वोल्टेज ड्रॉप का मान, प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होता है। कम्यूटेटर पे जो अपन ने कार्बन ब्रश लगाई है ना, वो एक कार्बन ब्रश पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कितना वोल्टेज खर्च होगा, उसका मान हमारी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो कम्यूटेटर पर प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप का मान होता है 1 वोल्ट से कितना होता है, 2 वोल्ट प्रति ब्रश होता है। 1 वोल्ट से 2 वोल्ट प्रति ब्रश होता है। लगभग माना जाता है इसको 2 वोल्ट प्रति ब्रश, 2 वोल्ट प्रति ब्रश माना जाता है। अगर आपसे एक ऑप्शन पूछे तो एक के अंदर लिखना है आपको 2 वोल्ट प्रति ब्रश, इतना वोल्टेज ड्रॉप कार्बन ब्रश पर होता है। फिर कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, तो कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता, विद्युत धारा वहन, कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता 5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, 5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। फिर अगर आपसे पूछे कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक कितना होता है, क्या कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक 0.35 होता है। कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक कितना होता है, 0.35 होता है। तो ये कुछ डाटा लेवल के क्वेश्चंस है, आपकी एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे पूछे गए हैं कि कार्बन ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है, तो स्प्रिंग का दबाव 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट प्रति ब्रश होता है। फिर कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, 5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कार्बन ब्रश का जो घर्षण गुणांक होता है वो कितना होता है, 0.35 होता है। तो ये आपको कार्बन ब्रश से रिलेटेड सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका कम्यूटेटर हो गया, आपका कार्बन ब्रश हो गया। फिर आता है आपके क्या, एंड कवर, बियरिंग, टर्मिनल बॉक्स और आई होल। तो इनको भी अपन देख लेते हैं। फिर आपके डीसी मशीन के जो सारे के सारे पार्ट्स है, वो पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा साफ कर देता हूं मैं। अगला वाला जो पार्ट्स आता है आपका, वो आते हैं आपके एंड कवर। क्या आते हैं आपके, एंड कवर। एंड कवर क्या होते हैं, तो डीसी मशीन होता है, उसके दोनों तरफ से जो कवर ढक्कन लगाए जाते हैं, डीसी मशीन को पूरी तरह से बंद करने के लिए दोनों तरफ से जो ढक्कन लगाए जाते हैं, वो ढक्कन क्या कहलाते हैं, आपके एंड कवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके एंड कवर कहलाते हैं। तो डीसी मशीन में दोनों तरफ के ढक्कन एंड कवर कहलाते हैं, एंड कवर कहलाते हैं। एंड कवर दो प्रकार के होते हैं। एंड कवर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड कवर, दूसरा होता है बैक एंड कवर। इसको रियर एंड कवर भी बोलते हैं।
रियर एंड कवर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रंट कवर कितने प्रकार के, वो एंड कवर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है फ्रंट एंड कवर, दूसरा होता है बैक एंड कवर, या फिर इसको रियर एंड कवर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड कवर की। फ्रंट एंड कवर, फ्रंट एंड कवर क्या होता है, कम्यूटेटर की तरफ, कम्यूटेटर की तरफ प्रयुक्त कवर या कम्यूटेटर की तरफ लगा हुआ कवर, कम्यूटेटर की तरफ लगा कवर क्या कहलाता है आपका, फ्रंट एंड कवर कहलाता है। तो जो कवर है या जो एंड कवर है वो कम्यूटेटर की तरफ लगा होगा वो फ्रंट एंड कवर कहलाएगा। क्या, कम्यूटेटर की तरफ जो कवर लगा होता है वो क्या कहलाता है आपका, फ्रंट एंड कवर होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि इस फ्रंट एंड कवर के ऊपर क्या क्या लगे होते हैं। तो ये जो फ्रंट एंड कवर है ना, इसके ऊपर एक रॉकर प्लेट लगी होती है। क्या, जैसे ये आपका कम्यूटेटर की तरफ का कवर है, बीच में से स्लॉट के लिए का होल है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगाई जाती है, एक रॉकर प्लेट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, एक रॉकर प्लेट। इस फ्रंट एंड कवर पर क्या लगी होती है, रॉकर प्लेट लगी होती है। इस रॉकर प्लेट के ऊपर लगे होते हैं, यहाँ पर आयताकार आकार में लगे होते हैं ब्रश होल्डर। इस रॉकर प्लेट के ऊपर आयताकार में क्या लगे होते हैं, आपके ब्रश होल्डर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ब्रश होल्डर। तो ये जो फ्रंट एंड कवर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्रंट एंड कवर की बात कर रहा हूं कि फ्रंट एंड कवर के ऊपर क्या क्या लगे होते हैं। तो फ्रंट एंड कवर के ऊपर ही रॉकर प्लेट लगी होती है, उस रॉकर प्लेट के ऊपर ब्रश होल्डर लगे होते हैं। अब ये जो ब्रश होल्डर होते हैं ना, इस पर ही क्या होती है, इससे ही एक वायर जुड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्रश लीड। क्या होती है, ब्रश लीड। और ये जो आपके ब्रश होल्डर है, इनके ऊपर क्या लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है। यहाँ पर क्या लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है। अब इन ब्रश होल्डर के अंदर क्या लगाई जाती है, कार्बन ब्रश लगाई जाती है। ये कार्बन ब्रश स्प्रिंग इस कार्बन ब्रश के ऊपर प्रॉपर दबाव को बनाए रखती है। तो देखिए, जो फ्रंट एंड कवर है वो कम्यूटेटर की साइड लगा होता है। तो कम्यूटेटर की साइड जो कवर लगा होता है वो फ्रंट एंड कवर होता है। और फ्रंट एंड कवर के ऊपर एक रॉकर प्लेट लगी होती है। इस रॉकर प्लेट के ऊपर ब्रश होल्डर लगे होते हैं। ब्रश होल्डर के ऊपर ब्रश स्प्रिंग लगी होती है और ब्रश होल्डर के साथ ही ब्रश लीड जुड़ी होती है। इस ब्रश लीड से अपन को आउटपुट में क्या प्राप्त होती है, सप्लाई प्राप्त होती है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि जो आपका फ्रंट एंड कवर कौन सा होता है और फ्रंट एंड कवर के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। अब रॉकर प्लेट से क्या होते हैं, ब्रश होल्डर। तो अगर ब्रश को अपन को आगे और पीछे खिसकाना है, एक दोस्त पढ़ते हैं ना अपन, आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन ब्रश को एमएनए की डायरेक्शन में खिसकाना होता है, तो वो इस रॉकर प्लेट की सहायता से होता है। क्या रॉकर प्लेट क्या होता है, दो स्क्रू की सहायता से इस एंड कवर पे क्या होती है, कसी हुई रहती है। अपन पहले इन स्क्रू को क्या करेंगे, ढीला करेंगे। ढीला करके इस रॉकर प्लेट को धीरे धीरे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अब रॉकर प्लेट के ऊपर कौन लगे हुए हैं, ब्रश। जब रॉकर प्लेट घूमेगी तो ब्रश होल्डर घूमेंगे, यानी कि कार्बन ब्रश भी क्या हो जाएगी, आपकी घूम जाएगी। तो जो कम्यूटेटर पर ब्रश को स्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकर प्लेट का उपयोग किया जाता है। चीजें क्लियर है आपका। तो कम्यूटेटर की तरफ जो लगा हुआ कवर होता है वो फ्रंट एंड कवर कहलाता है। फ्रंट एंड कवर के ऊपर रॉकर प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर ब्रश होल्डर लगे होते हैं, उसी के साथ ब्रश लीड जुड़ी होती है और ब्रश होल्डर के ऊपर स्प्रिंग लगी होती है। इन ब्रश होल्डर के अंदर कार्बन ब्रश को लगाया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, आपका कम्यूटेटर होता है। क्या होता है यहाँ पर, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के साथ ये कार्बन ब्रश क्या होती है, आपके जुड़ी हुई रहती है। तो ये क्या होगी, आपके फ्रंट एंड कवर। दूसरा क्या होता है आपका, रियर एंड कवर। रियर एंड कवर या फिर बैक एंड कवर। अब कम्यूटेटर की दूसरी तरफ वाला कवर हो गया, सीधी सी बात है। क्या, तो कम्यूटेटर के दूसरी तरफ वाला भाग, कम्यूटेटर के दूसरी तरफ वाला भाग है वो क्या कहलाता है आपका, रियर एंड कवर या बैक एंड कवर कहलाता है। तो सारी चीजें क्लियर है। तो ये हो गए आपके क्या, एंड कवर कंप्लीट होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, फ्रंट एंड कवर, बैक एंड कवर या रियर एंड। फ्रंट एंड कवर होता है कम्यूटेटर की तरफ, फ्रंट एंड कवर पर इतनी सारी चीजें लगी होती है।
अब ये जो रियर या बैक एंड कवर है, ये कम्यूटेटर के दूसरी तरफ लगा हुआ भाग होता है। इस तरफ क्या होता है, कूलिंग फैन लगा होता है। इस तरफ जो बैक एंड कवर होता है ना, बैक एंड कवर, तो बैक एंड कवर की तरफ क्या लगा होता है, इसके अंदर कूलिंग फैन लगा होता है। क्या लगा होता है, कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन किस कवर की तरफ लगा होता है, तो कूलिंग फैन लगा होता है बैक एंड कवर या रियर एंड कवर की तरफ। और रोकर प्लेट, ब्रश होल्डर, ये सब किस तरफ लगे होते हैं, तो फ्रंट एंड कवर पे लगे। फिर बाद में क्या होता है, आपका बियरिंग होती है। क्या आती है आपकी, बियरिंग। अब बियरिंग कहाँ लगाई जाती है, ये जो एंड कवर है इनके अंदर ही क्या लगाई जाती है, आपकी बियरिंग। तो कि शाफ्ट है इनके साथ लगी होती है। शाफ्ट में घर्षण का मान कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बियरिंग का। तो डीसी मशीन में क्या, डीसी मशीन में घर्षण हानि, घर्षण हानि का मान, घर्षण हानि का मान कम करने के लिए बियरिंग का उपयोग करते हैं। डीसी मशीन में घर्षण हानि का मान कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बियरिंग का उपयोग करते हैं। अब यदि छोटी मशीन है, कौन सी मशीन है, छोटी मशीन, तो छोटी मशीन में तो प्रयोग किया जाता है बुश बियरिंग का। किसका, बुश बियरिंग। छोटी मशीन में तो लगाए जाते हैं आपके बुश बियरिंग। कौन से बियरिंग लगाए जाते हैं, बुश बियरिंग। और अगर बड़ी मशीन है, कौन सी मशीन है आपके, बड़ी मशीन, तो बड़ी मशीन है तो वहां पर लगाए जाते हैं बॉल बियरिंग। क्या लगाए जाते हैं, बॉल बियरिंग। या फिर कौन से बियरिंग लगा सकते हैं अपन, रोलर बियरिंग। कौन से बियरिंग, रोलर बियरिंग। छोटी मशीनों के अंदर तो कौन से बियरिंग काम में लेंगे, बुश बियरिंग। और बड़ी मशीन के अंदर बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये डीसी मशीन के अंदर आपके जितने भी पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। इन पार्ट्स के अंदर जो जो अपन ने चीजें लिखी है बोर्ड के अंदर, वो सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर ऐड करनी है और उन चीजों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हमने केवल डीसी मशीन्स के अंदर पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए, ये जो पार्ट्स हमने पढ़े थे ये आपके डीसी जनरेटर के अंदर भी वही पार्ट्स है और डीसी मोटर के अंदर भी वही पार्ट्स है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के पार्ट्स के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सारे के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, समान होते हैं। केवल फर्क सिर्फ यहाँ पे आता है एंड कवर में। फर्क केवल किसमें आता है, एंड कवर में, कि भाई डीसी जनरेटर के एंड कवर है वो तो क्या होते हैं, थोड़े खुले हुए होते हैं, उनमें स्लॉट कटे होते हैं, वायु के लिए उसमें क्या होता है, स्थान होता है, ताकि जनरेटर के अंदर जो ऊष्मा पैदा हो रही है तो वो वाइंडिंग क्या हो जाए, जल्दी ठंडी हो जाए। जबकि डीसी मशीन के जो एंड कवर होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, आपके बंद होते हैं। तो केवल इतना सा फर्क है। और उसके अलावा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के अंदर जितने भी भाग है वो सारे के सारे भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो सारे भाग को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इनका नोट्स तैयार करना है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली, कि डीसी जनरेटर है वो किस प्रकार से काम करता है, और इसके अंदर देखेंगे कम्यूटेटर होता है वो किस प्रकार से एसी को किस में चेंज करता है, आपका डीसी में चेंज करता है। इन सब चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।